नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज सारे समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा है अग्निपथ का और आह्वान किया गया है युवाओं का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर। ये जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, सारे समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन छपा है और सरकार पहुंच रही है चुनाव के करीब। 21 महीने बचे हैं और 10 लाख नौकरियां देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था और उसी सिलसिले में ये अग्निपथ योजना शुरू की गई है। इसमें 46,000 भर्तियां होंगी। 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की आयु के जो युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन ये केवल 4 साल के लिए होगी भर्ती। 4 साल के बाद में केवल 25% जो लोग होंगे उन्हें मेरिट के आधार पर कंटिन्यू किया जाएगा और बाकी 75% लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और मानदेय भी बहुत कम है, 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक मानदेय रहेगा। मतलब जो 4-4 साल तक मैक्सिमम 40,000 रुपये मानदेय हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल 25% लोग ही कंटिन्यू करेंगे, 75% लोग जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे हर साल। ये योजना है और इसका पूरे देश में बड़ी जोर शोर से विरोध हो रहा है। बिहार में बड़ा जोर शोर से, कई जिलों में, बक्सर में, कई जिलों में बड़ा युवा सड़कों पर आ गए हैं और बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। जो युवा कभी नौकरी की मांग के लिए आंदोलन करते थे वो युवा सड़क पर आकर के कह रहे हैं कि हमें ये वाली योजना अग्निपथ वाली नहीं चाहिए। ये कहा गया है कि जो अग्निपथ के रिजेक्टेड होंगे वो उन्हें अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। और अर्धसैनिक बलों की स्थिति ये है कि अभी इस समय ही लगभग 1,10,000 पद खाली हैं अर्धसैनिक बलों में और ये लगभग 40,000 लोग हर 4 साल बाद रिटायर्ड होंगे। तो ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और जो ठेके पर भर्ती की बात है उसे नाम अच्छा दिया गया है अग्निपथ। जो जिस तरह से संविदा पर नौकरियां चल रही हैं सरकार में अन्य पदों पर, वो संविदा पर भर्ती अब सेना में भी शुरू हो गई है और इसीलिए ये योजना जो है वो विरोध पर आ गई है। बड़े पैमाने पर इस योजना को लेकर के विरोध हो रहा है और खासतौर से नौजवान जो नौकरी मांग रहे थे वो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी अग्निपथ योजना पर चर्चा करेंगे। पूरे देश में इस योजना पर चर्चा है। आज हम इसी अग्निपथ योजना पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। और सुभाषपा से सुशील जी हैं। ये पैनल है आज की डिबेट का। और विवेक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आज के इस बहस का कि अग्निपथ और आओ बने हम भारत के अग्निवीर, ये बड़ा विज्ञापन दिया गया है और इस तरह से इस योजना की जो हाइलाइट्स हैं वो यही है कि 46,000 भर्तियाँ होंगी पहली बार में। 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के जो युवा हैं वो इसमें भाग ले सकेंगे। 4 साल के लिए नौकरी है, केवल 25% मेरिट के आधार पर ही कंटिन्यू कर सकेंगे। और मतलब ये है कि जब तक जो युवा है वो यहाँ ट्रेंड हो पाएगा तब तक वो बाहर जाने की स्थिति में पैदा हो जाएगा।
तो ये जो संविदा पर नौकरी की निपात है वो संविदा सेना में भी शुरू हो गई है। सेना में इस समय 62,29,000 पद रिक्त हैं और ये एक बड़ी सी स्थिति है कि बड़े पैमाने पर भी जब 2022 का चुनाव हुआ तो उस समय राजनाथ सिंह की विभिन्न मीटिंगों में युवाओं ने खड़े होकर के मांग की थी कि हमें भर्ती चाहिए और जो भर्ती है उसको शुरू किया जाए। और भर्ती शुरू होने की बात के बाद ये योजना आई है वो अग्निपथ योजना है। अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। अब सरकार तो हर चीज़ को लेकर के अपनी तारीफ शुरू कर देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका विरोध शुरू हो गया है। तो विवेक, ये क्या अग्निपथ पर जो युवा है वो चलने के लिए क्यों नहीं तैयार है? नाम से ही स्पष्ट है कि अग्निपथ पे चलने के लिए सोचिए कौन स्वेच्छा से राजी होगा। अग्निपथ तो एक वो पथ है कि कोई संकट के समय, देश पे कोई संकट है, कोई आपदा की स्थिति है और युवाओं से आह्वान किया जा रहा है कि वो अग्निपथ पे चलें, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन सामान्य एक रूटीन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे हम समस्या को शब्दों के जाल से हल करना चाहते हैं। हमारे पास समस्या कुछ और होती है, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होता है, हमारे पास कोई दूरदर्शिता नहीं होती है, कोई विजन नहीं होता है। तो उन सब बातों को छुपाने के लिए हम ये सब शब्दों के हेर फेर पे ध्यान देते हैं। हमारे लिए असली मुद्दा पीछे हो जाता है कि युवाओं का भविष्य क्या है, कल्याण किसमें हो रहा है, वो छोड़ के हमारे लिए केवल शब्दावली अहम हो गई कि हमने शब्दों का हेर फेर कर दिया। देखिए, सेना की नौकरी में सबसे बड़ा जो ये दुर्भाग्यशाली कदम है देश के लिए कि सेना में संविदा का प्रवेश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आपको दिखाई पड़ रहा है कि आगाज क्या हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है, आज हमारे संसाधन किस तरफ जा रहे हैं, आज हमारी अर्थव्यवस्था किस जगह पहुंच रही है। ये देखिए, डिबेट में हमारे सारे मान्यों से हमारा निवेदन है कि इसको डिबेट तक न रखिए। पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये सेना का मुद्दा है, ये हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल का मुद्दा है ये। तो आज इसको संविधान में रखना ही सबसे बड़ा एक अहम सवाल पैदा करता है। और जो इन्होंने जिस तरह की शर्तें रखी हैं वर्मा जी, इसमें युवाओं का जो आक्रोश है और उस आक्रोश के लेके जो विरोध है वो उनका बिल्कुल लाजिमी है। क्योंकि युवा जो नौकरी चाहता है, जिसकी उम्र नौकरी की है, जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि हमें इसमें क्या, हमें प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर के मिल रहे हैं, क्या हमारा भविष्य बनेगा, क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं। वो इन चीज़ों को देख के अगर विरोध कर रहा है तो निश्चय ही सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि किसान आंदोलन सरीखा हो कि खाली सब शब्दावली रह जाए ये, और हमारे लोग शहीद हो जाए, हमारे युवाओं का भविष्य दांव पे लग जाए और उसमें तमाम किसानों के तरीके से हमारे नौजवान भी शहीद हो जाएं और उसके बाद सरकार कदम वापस ले। ये इस पे इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और आज देश में केवल एक सेना की बात नहीं है, आज पूरे देश में सरकारी नौकरियां करीबन 64 लाख खाली पड़े हुए पद हैं। 8 साल सत्ता में रहते इनको हो गए, 64 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। ये क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या संसाधन की कमी आ रही है? क्या बात है? युवाओं के प्रति आपका यही क्या आपकी ये युवाओं की उपेक्षा है ये कि 64 लाख पद खाली होने के बाद युवा हमारे ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी की बाट जो रहे हैं, और जो इम्तिहान आपके हो भी रहे हैं वो सारे कहीं न कहीं कोर्ट में जा रहे हैं। किसी में आप देखिए, अगर 10 एग्जाम हुए युवाओं के सरकारी नौकरी के, उसमें से शायद एक आध में रिजल्ट आ पाता हो और नियुक्तियां मिल पाती हो, बाकी 9 में कहीं न कहीं कोई विवाद होके वो नौकरी कोर्ट की सभा में चली जाती है या विवादित होके वो आगे बढ़ जाती है।
ये आज के 8 सालों की तस्वीर ये है। तो युवाओं में हताशा बराबर बढ़ रही है। यही वजह है कि बेरोजगारी की दर हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस योजना पे पुनर्विचार करे। कहीं 3 किसान जो कृषि कानून आए थे उन सरीखा हस्र इसका भी न हो, और हमारे नौजवानों से के जीवन से खिलवाड़ करना सरकार बंद करे। इन शब्दावलियों की जगह पे ठोस कार्य करे जिससे युवाओं का कल्याण हो। सुशील। जी भाई साहब, सबसे पहले तो रक्षा मंत्रालय को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आर्मी में पहली बार संविदा के तौर पर जोड़ दिया। दूसरी बात भाई साहब कि हमारे जो युवा साथी हैं जो अपना प्रोटेशन कर रहे हैं, जो दंगा वगैरह जगह जगह पर, जयपुर है, आगरा है और फिरोजाबाद है, बिहार है, छपरा में कई जगह आगजनी की समस्याएं आई हैं। अपना जो प्रदर्शन है वो लिखित में देना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये गलत निर्णय है जो युवा हमारे साथी हैं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर मुकदमा अगर लिखा जाता है तो सबसे पहले तो उनकी नौकरी खत्म हो गई, कहीं नौकरी लायक वो रहेंगे ही नहीं। दूसरी बात मैं भाई साहब ये बताऊंगा कि सरकार, रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए था कि जो 8 साल में जो लोग 8 साल से जो भर्तियां नहीं निकली हैं उनमें से कुछ लोग ओवर रेज हो गए। उन ओवर रेजों में क्या आपने उनके लिए कुछ नौकरी आपने दी? कुछ आपने 17.5 से 21 वर्ष तक आपने नौकरी अग्निपथ के रूप में आपने दे दी, तो आपने 4 साल दिया। 4 साल में आप वो लड़का, जो व्यक्ति नौकरी करेगा, जो युवा हमारा नौकरी करेगा, तो आप जब उसका भविष्य बनने के लिए होगा तब वो अपने घर पे आएगा, जब भविष्य बनने के लिए होगा। दूसरी बात मैं भाई साहब बताऊंगा कि जैसे कि बिहार है, छपरा में आग लगाई, ट्रेन में आग लगी, तो हमारे जो युवा हैं, युवा साथी हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग रिटायरमेंट होने वाले होंगे और जो लोग 8 साल में बेरोजगार हो गए, वो तो 8 साल के बाद बेरोजगार हो गए, अब उनके लिए क्या किया? सबसे पहले मैं अपनी सरकार, रक्षा मंत्रालय और सरकार से भी कहूंगा आज चैनल के माध्यम से कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं, ओवर रेज हुए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं कि आप अगर ये अग्निपथ की जो आपने प्रक्रिया चालू की है, तो अगर ओवर रेज जो व्यक्ति है उनके लिए अगर ये करते तो अच्छी बात थी, क्योंकि वो तो ओवर रेज हो गए, वो कुछ कमा लेंगे, सरकार अगर उनके कुछ दे देगी तो ठीक है। दूसरी बात ये है वैसा कि हमारे यहाँ पर जो एक आप देख लीजिए की बात देख लीजिए, जो स्कूल है सरकारी, लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अपने शिक्षा मित्र है। अगर आप पढ़ाई को शिक्षा मित्र ठेके पर अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकारी स्कूलों पे अगर टीचर प्राइवेट बैठा लें तो पढ़ाई अच्छी होगी। इनको आप 60-70 हजार रुपए आप 1 लाख दे रहे हो, तो इनकी जगह पर अगर कानून आप बनाए कि आप प्राइवेट तौर पर हम आप स्कूल में पढ़ाएंगे, अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़ाएगा उसे मैं आप स्कूल से बाहर कर देंगे। पहली चीज तो कम से कम आपके यहाँ 2 लाख 3 लाख बीएड करे हुए घूम रहे हैं, अगर उनको आप रोजगार दें तो अच्छी बात है। दूसरी बात भाई साहब मैं ये है, जी भाई साहब, दूसरी बात ये है कि कम से कम जो अपने सेना में जो भर्ती किया है, ये पहली बार सरकार हुई है। हमने जब से पढ़ा लिखा मैंने खुद है, तब पहली बार हमने ये देखा है कि पहली बार संविदा पर नौकरी, ठेके पर नौकरी आर्मी के अंदर। वैसे तो मैंने देखा है पुलिस में होमगार्ड है, पीआरडी है, ये तो लोग हैं, लेकिन हमने आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने ये भी सुना है कि ठेके पर हो गई। दूसरी बात भाई साहब और बताऊंगा कि आर्मी के अंदर एक टेम्परेरी एक आर्मी होती है जिसे टीए बोलते हैं, कि उसके अंदर भी जो है रोजगार है। जो पहले टेम्परेरी थी अब परमानेंट कर दिया है कांग्रेस की सरकार में, भाजपा ने सरकार में नहीं हुआ है, ये कांग्रेस सरकार में हुई थी परमानेंट, तो आप उसे टेम्परेरी आर्मी आज भी कहते हैं। कि अगर अग्निपथ की जो समस्या है, अग्निपथ आपने नाम लिया है, तो क्या अग्निपथ को पहले से ही आपने आगे में डालने के लिए उनको लड़कों को कह दिया? आपने आगे के लिए उनका नाम ही ऐसा रख दिया कि वो हम पहली बार आगे में झोंक रहा हूँ, तो आप इसका नाम और कुछ रखना चाहिए था।
आपने ये भी कह दिया है कि इसका कोई बात नहीं होगी कि हम किसी भी विभाग में जा सकता है, चाहे वो आर्मी रेजिमेंट हो, चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, किसी भी विभाग में, यानी कि आप एयर फोर्स नेवी में भी जा सकते हो, आपने कह दिया। लेकिन उनकी नौकरी कहाँ है? सिर्फ 4 साल आपने दिया है। आप अगर उनको 12 साल अगर कर देते तो ठीक था भाई साहब जी। शेखर जी, बहुत ही गंभीर विषय है। एक तरफ तो पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरा देश ही अग्निपथ हो गया है। दूसरी तरफ देश का भविष्य पूरा खतरे में है, पूरा दांव पे आ गया है। किसी भी देश का भविष्य उसके नौजवान होते हैं, और वो नौजवान जो अपनी जिंदगी का पहला कदम रखने जा रहे हों, जिन्होंने 4-4 साल से दौड़ दौड़ करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, अपने को तपा करके, और उसके बाद उनका एक सपना है कि हम सेना में जाएंगे, उस सपने के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तीसरा, देश की सुरक्षा की भी बात खतरे में है। मैं समझता हूं, अब मैं क्या कहूं, एक तो ये कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत जो है पुरानी, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, अपने जो है वो आप कहते हैं कि हम आपका जीवन और आपका भविष्य सुधार देंगे, और जिनके लिए कहते हैं वही आंदोलन पे उतर जाते हैं। तो क्या है क्या? फिर आप कहते हो साल भर बाद कि हम अपनी जो है बात समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई। आपकी तपस्या में साल भर बाद कमी रह जाएगी हुजूर, हमारी तो जिंदगी पे घास गिर जाएगी। मैं इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट उठा रहा हूं, और मैं आग्रह करूंगा अपने बीजेपी के सम्मानित अपने साथियों से, जो भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जो डिबेट में मेरे साथ हैं, कि आप इनको नोट करिए, और देश के भविष्य के लिए आपको इस बात का सुझाव देना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर। मुझे ये बताइए, एक तो पूरे देश में, हर प्रदेश में ही जो है हाहाकार मचा हुआ है। दूसरे, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने जो मिलिट्री में अपना जीवन काट चुके हैं, और मिलिट्री के उसमें जिनकी जो ओतप्रोत है मानसिकता, और जो देशभक्त हैं और वास्तविक रूप से जो राष्ट्रभक्त हैं, उन रिटायर्ड ऑफिसर ने इस बात के ऊपर जो है सवालात उठाए हैं। क्या उनकी बात को भी नजरअंदाज किया जाएगा? आप कहते हो कि हम जो है इसमें कितनी कमियां हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, 4 साल बाद आप उसमें से 75% लोगों को निकाल रहे हैं, पेंशन आप दे नहीं रहे हैं, और कोई सुविधा आप देंगे नहीं। 5 साल बाद जितना पैसा जमा होगा, तो एक 10 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की एक आप जो है वो अपने उनको कह रहे हैं कि हम आपको जो है उस वक्त पे सेवानिवृत्त करते हुए, और फिर ये आपको जो है हम पैसा इतना दे देंगे। 5 साल बाद क्या 12 लाख की स्थिति होगी? आज क्या 12 लाख की स्थिति है, हम आप देख रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है इसमें, अब जब ये देखा कि पूरे देश में परेशानी है, पूरे देश में उसका वो है, मेरी अपनी जानकारी है, जो फौज के अपने जो है रिटायर्ड और फौज के लोग जो है वो कहते हैं 42 हफ्ते की तो ट्रेनिंग होती है किसी रंग रूट की, और उसके बाद में 6 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं, जब वो सक्षम रूप से सेना का हिस्सा बनता है, और उसमें एक जज्बा जगता है। मुख्य बात जज्बे की है, जज्बा होता है उसमें, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों में, शून्य से नीचे तापमान में वो लड़ता है, उस वक्त पे खड़े होकर के उसका जज्बा होता है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। जिसको अपने भविष्य तक का नहीं पता होगा, जो कहेगा कि 4 साल बाद तो हम निकाले जा रहे हैं, ये जज्बा कहां से लाओगे? देश की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ आज तक कहीं नहीं हुआ होगा, मेरा अपना मानना तो ये है। और क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो छुपा हुआ कारण है, फिर वही बात है कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। जो पेंशन आप खत्म कर रहे हैं, 1,50,000 करोड़ से ऊपर का पैसा बचाने के लिए आप जो है अपने पेंशन को बचाने के लिए कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा जा रही है। एक एक चीज अगर इसके ऊपर उठा लेने की बात कर दें, सेवा निधि के तौर के ऊपर उनको जो है वो कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। आप खाली एक आपने प्रकाशित कर दिया आज विज्ञापन, जब ये देखा कि सब तरफ इसकी आलोचना हो रही है, और विज्ञापन भी क्या, अपार मतलब जो है अवसर मिल रहे हैं नौजवानों को। अपार अवसर में क्या है, गृह मंत्रालय में, और आपके जो है वो अपने यूपी पुलिस में, और आपके सीबीसीआईडी में, और आपके एटीएफ में, इनमें सब में आपको मौका दिया जाएगा। कहां से हुजूर मौका देंगे आप? अपार अवसर की बात कर रहे हैं। अभी जो है पिछला अगर आंकड़े उठा लिए जाएं, सन 2017 के लेकर के और सन 2020 तक के, मैं एक बात पूछ रहा हूं, जो इनके यहाँ जो है वो सेना में भर्ती होनी चाहिए थी,
आपके जो है वो गृह मंत्रालय जो है सबसे ज्यादा, जिसे कहना चाहिए सिंगल मतलब जो है अपने पॉइंट होता है भर्ती देने के लिए, उससे ज्यादा भर्तियां कहीं पे नहीं हो सकती। उसके अंदर अंतर्गत विभिन्न जो है वो अपने अंग होते हैं। मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं, इसको गौर करें। 2021 में सीएपीएफ में आपके भर्ती जो है वो होनी चाहिए थी कम से कम 1,29,000 की, और हुई कितनी है? ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के आंकड़े हैं। ये उन्हीं के अपने आंकड़े हैं जो उन्होंने अपने जो है दे रखे हैं, जिनको की जो है कलेक्ट किया गया है। और भर्ती कितने की हुई है? भर्ती केवल आपके जो है 10,184 भर्तियां इसमें की गई। कितना फर्क है? 2017 का रिकॉर्ड उठा लीजिए, जहां पे 77,153 भर्ती होनी थी, 58,000 के लगभग भर्ती हुई। जहां आपके 2018 में 30,098 जो है भर्ती होनी थी, 14,000 के करीब भर्ती की गई। 2020 का उठा लीजिए, जब आप भर्ती ही नहीं कर रहे हैं और भर्ती करने की स्थिति नहीं आपकी है, आप नौजवान को क्या लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हो कि साहब हम 10 लाख से ज्यादा जो है इतना हम रोजगार और ये सब देने जा रहे हैं, और फिर हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। 4 साल बाद हमें आप रिटायर कर देंगे और रिटायर कर देने के बाद में हम फिर सड़क पे आ जाएंगे, हम अपने भविष्य के लिए कुछ होंगे। ये आक्रोश है, ये नौजवानों के मन में आक्रोश है। और नौजवान तो जब भी कभी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उसका वो विरोध करते हैं। आज भी स्थितियां यही हो रही। फिर सेना जैसा संवेदनशील, सेना में आप जो है वो भर्ती कर रहे हो, संविदा पे भर्ती कर रहे हो। अरे आप देखिए, रिटायर फौजी जब आता है समाज में, तो उसके बाद भी उसकी चाल ढाल में, उसकी बातचीत में एक अनुशासन होता है। वो जिंदगी भर का एक उसका अपना जो है वो ट्रेनिंग हो जाया करती है। और हम लोग भी कहते हैं कि साहब रिटायर्ड फौजी हैं, ये गलत बात नहीं करेंगे, ये अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन वैसे ये जो है अपने खुद नहीं करेंगे अन्याय किसी के साथ। और आप क्या कर रहे हो? 4 साल बाद किसी नौजवान को अनिश्चित भविष्य के साथ आप जो है वो खड़ा करे दे रहे हो। जिसको अपना भविष्य अनिश्चित नजर आएगा, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा कहां से होगा? ये सीधा का सीधा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है राष्ट्रभक्ति की भावना से, देशभक्ति की भावना से। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाए तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप एक जो है इनोसेंट गलती, हम आपके लफ्जों में मान लेंगे, आप जवाब दोगे, आपकी इनोसेंट गलती होगी, लेकिन ये राष्ट्रद्रोह तक जा सकता है। भर्ती किसकी होगी शेखर जी? एक और आखिरी बात, भर्ती किसकी होगी? आप जो है सैन्यकरण करे दे रहे हैं नागरिकों का, कि आपके जो है भर्ती होंगी आपके 40,000 की, और उसके बाद जो है 75% रिटायर होंगे। मुझे तो, हमें तो साफ खतरा ये है, और आज मैं ये कह रहा हूं कि इस भर्ती की आड़ में आप आरएसएस के एक एक व्यक्ति को जो है सेना में भर्ती कराओगे, उसको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दोगे हथियार चलाने की। मुस्कुराने की बात नहीं है, गंभीरता से सोचिए। हमारा आपका भविष्य, हमारे आपके बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे है। इस बात को भी अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया गया, और उसके बाद फिर आप उनको जो है अपने वहां ले आओगे कि हम आपको दूसरी नौकरी दे रहे हैं, हम इसकी जो है वो अपने इसमें जो है साफ तौर के ऊपर कहते हैं कि ये ऐसा हस मत करिए जैसा किसानों के साथ किया, जैसा और नौजवानों के साथ किया शिक्षक भर्ती में। अब सेना को छोड़ दीजिए, एक जगह आप छोड़ दीजिए खाली, सेना के अपने शहीदों के लिए, सेना के आप अपने जो है राष्ट्रभक्तों के लिए, और बाकी तो आपकी मर्जी है। हम खाली इतना ही कहेंगे कि कुइयां में से डोल जो है मान्यवर कृपा करके मत निकालिए। और आखिरी बात फिर कह दूं कि शायद उनका हो आखिरी ये सितम, शायद उनका हो आखिरी ये सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए। लेकिन सेना में जो है, सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आम नागरिक भी नहीं सहेगा। मुझे इतना ही कहना है, चेत जाओ, होशियार हो जाओ। कुर्सी सबसे बड़ी चीज नहीं है, देश बड़ा है, देश की सुरक्षा बड़ी है। बड़ा हो गया भाई साहब। आज सबसे पहले आज का विषय है अग्निपथ और अग्निवीर। मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगी। हमारे पूर्व सम्मानित प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई कि कहाँ कहाँ खाली है और क्यों नहीं हो रहा है, और बहुत सुझाव भी दिए कि सरकार को ये करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ विषय पर बात करना चाहूंगी। जैसा कि हमारे पूर्व सपा के वक्त उन्होंने कहा, प्रवक्ता ने, कि ये योजना जो है मतलब क्या सोच है आपकी? विरोध तो होना ही है, वो तो हम लोगों को पता है कि इसका विरोध होगा, कि हम आरएसएस के लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं सेना में। अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है, उससे इतना विरोध क्यों है? क्यों? अगर उसका व्यक्ति अगर सेना में शामिल हो जाएगा तो आपको उसमें विरोध है?
क्या देशभक्ति की भावना बात करना या देशभक्तों को सेना में शामिल करना गलत बात है? खैर ये एक अलग चीज है, ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये मोदी जी का, ये अग्निपथ योजना में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अग्निपथ योजना एक 4 साल की योजना है जो 17.5 वर्ष के बच्चों से लेकर 22 साल तक के बच्चों के लिए है। इसको क्यों वो रूप दिया जा रहा है? विरोध तो इसका होना ही है, क्योंकि ये विरोध, आधे लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि योजना है क्या, क्या उसमें बताया गया है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है। ये विरोध है सीएए वाला, ये विरोध है किसान कृषि नीति वाला, ये उसी तरह का विरोध है। ये विरोध इस योजना का नहीं है, ये विरोध मोदी जी का है। जो इस देश में संप्रभु बन रहा है हमारा भारत, ये उसका विरोध है। और ये विरोध इसलिए हो रहा है कि देश में जो छुपे हुए देश विरोधी तत्व हैं वो नहीं चाहते हैं कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हो सके, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपने देश के नौजवानों को 17.5 साल के बच्चों को लेके 21 साल तक के बच्चों को अगर हम सैन्य शिक्षा देंगे तो वो एक ट्रेंड और सेना में सेवा देकर अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति हो जाएगा। और प्रतिवर्ष हम 1,40,000 लोगों को ये देंगे, जिसमें 40,000 को हम अपनी सेना में एडजस्ट कर लेंगे और बाकी 1 लाख लोग बाहर निकलेंगे, जिनको हम एक अच्छी मतलब एक अमाउंट उनको देंगे जिससे कि वो नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या उनकी आयु कोई वो 50 साल में उनको सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, 22 साल में किया जाएगा। अपने यहाँ हमारे भारतीय समाज में युवा जो है बचपन से सोचना नहीं शुरू कर देता है कि उसको क्या करना है, 21-22 साल की अवस्था में ही वो प्रारंभ करता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे बेकार हो जाएंगे, भाई साहब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 15 साल की ही जॉब होती है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको आजीवन पेंशन दी जाती है और उसको हर नौकरी में प्रेफरेंस मिलती है। आज भी यही है, इसको थोड़ा और छोटा रूप दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं कर दिया गया है। हमारे देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य नहीं हो गई है, स्वैच्छिक है। आपकी इच्छा हो आप जाएं, आपकी इच्छा हो आप ना जाएं, आप अपने बच्चों को ना भेजें। हमारा देश अभी बहुत गरीब है और उसको जरूरत है, जो वैसे युवा हैं जिनके पास कोई पूंजी नहीं है, अपना जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या ज्यादा है, नौकरी चाहने वाले ज्यादा हैं, तो उनके पास अपना व्यवसाय करने के लिए कोई पूंजी नहीं होती है। तो अगर वो इस अग्निपथ योजना के अग्निवीर बनते हैं तो उनको एक अमाउंट उनके हाथ में होगा, उनको एक विशिष्टता का वो भी होगा कि वो देश के सैनिक रह चुके हैं, उनको हर चीज में आगे वरीयता दी जाएगी, जैसा कि हमारे योगी जी ने भी कहा है और भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी कहा गया है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस में और जितने भी इस तरह की हैं उसमें उनको वरीयता देके भर्ती किया जाएगा। तो इसलिए इसकी आप लोग पहले समझिए फिर इसका विरोध कीजिए। ये जो आया है बीजेपी की तरफ से आया है, इसलिए इसका विरोध करना तर्क सम्मत नहीं है। और भाई साहब मैं इसमें थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगी कि हमारे देश में एक धारणा चली आ रही है कि हमारे यहाँ जो है हम शुरू से ये बना दिया गया है कि हमारी जो रक्षा करने का दायित्व है, प्राचीन काल में था कि क्षत्रिय युद्ध करेंगे, उसके बाद और आ गया है मेरे ख्याल से, और जैसा कि मैंने आज कई लोगों का सुना और पढ़ा है, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर ये योजना पृथ्वीराज चौहान के समय से आ गई होती तो आज हम लोग किसी के भी गुलाम नहीं होते। जो इतने साल हमने गुलामी में काटे वो नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में ये है कि राजा है, क्षत्रिय है, राजपूत है, ये युद्ध करेंगे हमें बचाएंगे। और फिर आगे चल के ये बढ़ता गया, सेना है, सैनिक युद्ध करेंगे हमें बचाएंगे। और जब अंग्रेज आए, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उनको हमने कुछ उनका विरोध नहीं किया। अगर प्रत्येक भारतवासी एक पत्थर उठा के भी मारता तो हम कभी भी गुलाम नहीं होते। हमें अपने युवाओं में वो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना, वो जज्बा जगाना है कि अगर कल को किसी तरह की समस्या है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगी। अभी 8 जून को कानपुर में आप लोग ने सबने सुना होगा कि बहुत दंगा फसाद हुआ, तो मोहल्ले के 4-5 लड़कों ने पुलिस वालों को बचाया, हजारों की भीड़ को
पीछे खदेड़ दिया। अगर इन लड़कों को सैन्य शिक्षा मिली होती, अगर ये प्रशिक्षित होते तो कितना अच्छा होता। वहां क्या पुलिस की जरूरत पड़ती? हमारा युवा वर्ग ही ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही हैं, जो देश की हिंसा फैलाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि जब भी युवाओं पे कुछ किया जाता है तो युवा विरोध करता है। युवा विरोध करेगा ट्रेन में आग लगा के? युवा देश का भविष्य है या देश का विनाश चाहता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक। और ये योजना देश के भविष्य के लिए, युवाओं के विकास के लिए स्वर्णिम योजना है। और कृपया आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के युवाओं के भविष्य के संग खिलवाड़ न करें। कि जो तथ्य, आप ठीक है, आप इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन तथ्यपूर्ण जानकारी दीजिए, अनर्गल अफवाहों को फैलाने का कार्य न कीजिए। ठीक है सर, हाँ बोलिए। इजाजत है? लगता है मैं एक इजाजत चाहूंगा, विवेक जी बोलिए। इजाजत चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। बड़े मजेदार जवाब आए हैं, बड़ी इसीलिए प्रबुद्धता मुझे के भी साथ बोलना, रखे गए। इसीलिए मुझे भी बोलना। हाँ, नहीं बोलना है। बड़ी प्रबुद्धता के साथ रखे गए हैं और प्रबुद्ध लोगों के द्वारा रखे गए। और एक बात तो मैं इसमें साफ कहूंगा कि कुछ तो जवाब ऐसे हैं जैसे एक हथियार होता है बूमरैंग। अनिल भाई आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। बूमरैंग को जो है फेंक करके चलाते हैं और अपने जो है वो अपने विरोधी लक्ष्य की जो है वो गर्दन काटता हुआ वापस फिर आ जाता है उन्हीं के ऊपर। तो यही जवाब हो गए। मुझे ये बताइए, ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आप कि केवल जो है विपक्ष के लोग जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं? ये आरोप कैसे लगा दिया आपने कि असामाजिक तत्व जो हैं और देश विरोधी तत्व जो हैं वो ये सब प्रदर्शन करवा रहे हैं? हुजूर, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो नक्कार खाने में टूटी की आवाज, तो रिटायर्ड जनरलों ने इसका विरोध किया है, विपक्ष ने नहीं किया है, रिटायर्ड जनरलों ने विरोध किया है। और एक ऐसा नाम मैं ले रहा हूं सहगल जी का, कि जिनका कि पूरे विश्व में एक अलग स्थान है रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, विनोद भाटिया जी का। ऐसे ऐसे जो है समझदार और ऐसे ऐसे जो है रिटायर्ड जनरल जो है इस उसका विरोध कर रहे हैं। इसको हवा में लेने की बात ना की जाए, गंभीरता के साथ में इस विषय में बात होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपने कह दिया, मुझे ये बता दीजिए जरा कि जो भी जितनी भी भीड़ जा रही है, हजारों की भीड़ पहुंच रही है, वो जो है प्रायोजित नहीं है। किसी ने ये अनाउंस नहीं किया था कि फला फला तारीख पे फला बिल का विरोध करने के लिए आ जाइए, हम धरने पे बैठने को हैं। नौजवानों ने देखा और जब उनको लगा कि 4-4 साल 6-6 साल तक सुबह की कड़कड़ाती ठंड से लेकर के गांव की पगडंडियों में जो है उबड़ खाबड़ रस्तों के ऊपर दौड़ करके जिन्होंने अपने अभ्यास किया है और जिनका सपना था कि हम सेना में जाएंगे और सेना में जाकर के देश की सेवा करेंगे, जब एकदम से उनके सपने पे कुठाराघात हुआ कि 4 साल में आप निकाल बाहर कर दिए जाओगे, तो ये आक्रोश अपने आप जो है वहां पे था। भाई साहब, उनके लिए एक चीज बंद और, नहीं है, उनको आगे समाहित किया बोलना जाएगा। नहीं है बीच यही में, मैं माफ कह रही कीजिए, हूँ, अफवाह माफ न कीजिए, बनाया जाए, जो माफ सच बात है कीजिए, उसको बताया आपको जाए। संबोधित नहीं, क्षमा करें, आपको संबोधित नहीं हूं। आप चैनल में, आप जो है वो छोटी भी हैं मुझसे उम्र में, चैनल में बैठने की गरिमा मर्यादा देखिए। आप जब बोली थी मैं बिल्कुल खामोश रहा था और आप जो है एक एक सवाल को नोट भाई साहब, करिए। ये जैसे राउंड दूसरा वाला है। नहीं, राउंड ये और राउंड दूसरे की वाला अब नहीं, नहीं है, अब राउंड खत्म कोई हो नहीं गया सिस्टम ये। ये। अब ये भारतीय बहुत जनता गंभीर पार्टी विषय को है, ये राउंड इजाजत नहीं, नहीं है, इसमें मिश्रा राउंड जी, वाला कोई नहीं। नहीं, अब ये इजाजत नहीं है कि हम बोलेंगे भी नहीं और बोलने भी नहीं देंगे, ये नहीं है। सुनिए और प्रबुद्धता के साथ जवाब दीजिए। अगर पढ़ करके आए हैं, नहीं हो पढ़ गया, करके आए अलग बात। सुनिए, तीसरी पूरा हो बात, पेंशन आप दे नहीं रहे। सुनिए, आपने कहा कि स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि हमें सेना में ही जाना है, उनकी अनिवार्यता जो है इसके ऊपर प्रभावित हुई है। और एक बात और हम कहेंगे आखिरी में कि इतिहास जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें। इतिहास में केवल क्षत्रिय की बात नहीं रही है सुरक्षा की, कभी मौर्य वंश का भी शासन रहा है, कभी ब्राह्मणों ने भी शासन किया है, कभी चाणक्य जैसे सलाहकार ने भी नंद वंश का नाश किया था। अलग अलग उसमें जो है शुंग वंश भी रहे थे। और उसके पश्चात इसलिए इसलिए केवल इतिहास को एक जगह नहीं लेना चाहिए। मैं केवल एक बात कह रहा हूं आखिरी, कि इसमें 2 चीजों के ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए जो है वो इसको संशोधित रखा जाए। जो जो अगर नौजवान पसंद करें, नौजवानों की पसंदीदगी के साथ हो, समाप्त करें फिर। किसान की तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है विवेक जी। हाँ जी जी
देखिए, ये तो इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बहुत गंभीर विषय है, और ये जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, तो श्वेता जी को जानना चाहिए कि ये कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, न कांग्रेस ने, न अन्य दलों ने। ये एक स्वयं का विरोध है, और जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं या सीनियर लोग रहे हैं या जो विशेषज्ञ लोग रहे हैं, जिनका कि एक स्टेटस रहा है, वो लोग इस योजना के शुरुआत से विरोध कर रहे हैं। अगर बाद में विरोध में आते तो आप कहते चलो विपक्षी ने इनको भड़का दिया। अभी तो विपक्ष वाले कोई आए नहीं मैदान में है और वो विरोध हो रहा है। दूसरा, आप कहते हो देशद्रोही तत्व। बड़े अफसोस की बात है कि इतने जो आज हमारे युवा विरोध कर रहे हैं, या जो रिटायर्ड हमारे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया, आज उनको आप देशद्रोही कह रहे हो। है, आप याद करिए जब सन 47 में देश आजाद हुआ था, उस समय आरएसएस के लोगों ने कहा था नकली आजादी है, लेकिन तब कांग्रेस ने नहीं कहा था कि ये राष्ट्रद्रोही हैं ये या देशद्रोही हैं। आज आप देशद्रोही किसको बता रहे हैं? कौन देश के अंदर देशद्रोही है? आपकी सरकार है, आप उनको चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? आप देशद्रोही मुकदमा अंदर करिए। आप इस तरह की बातें करके विषय से न भटकाइए। और ये आप थोड़ा सा देखिए, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं। डिबेट में हमें एक सार्थक बहस करें जिससे कि सही कुछ निकल के आए। दूसरी बात ये लगता है कि शायद आरएसएस की आपने बात करी कि आरएसएस का गुनाह, आरएसएस अगर आप कहते हैं इतने राष्ट्रभक्त थे, तो जिनकी मूर्ति 300 फीट की आपने लगाई है मोदी जी ने, उन्होंने इसको बैन किया था। सरदार पटेल ने, देश के प्रथम गृह मंत्री ने, जिनके ऊपर जिनकी देशभक्ति या जिनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। कांग्रेस ने बैन नहीं किया था। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद भाजपा को लगता है कि 5 किलो गेहूं के से बांट के जिस तरीके से हमें सत्ता पा ली, तो 5 किलो गेहूं की सफलता ने ये इस तरह की योजना लाने के लिए ये लाए हैं। जैसे 5 किलो गेहूं से पूरे देश को भरमाया और सत्ता पाई, उसी तरीके से भी चाहते हैं कि 5 किलो गेहूं वाला फार्मूला अब नौजवानों पे लाया जाए ये, और लालीपाप दिखा के और फिर सत्ता पाई जाए। उसके अलावा ये कुछ नहीं है। देश की सुरक्षा से ये खुला समझौता है। सुशील बोलिए जल्दी से। 1 मिनट बोलिए, समाप्त करिए। देखिए भाई साहब, हमने कुछ पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो लोग पढ़ाई करने के बाद पूरी अपनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब सेना में जाते हैं या किसी अन्य विभाग में जाते हैं, तो उनको पेंशन नहीं दी जाती है। उनको बंद कर दिया गया कि आपकी पेंशन नहीं है। दूसरी बात मैं भाई साहब बता रहा हूँ कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत से विधायक और सांसद बिना पढ़े लिखे हैं, जब वो जाते हैं तो उनको पेंशन विदाउट जो है कम से कम उनकी पूरी सुविधाएं 500 की उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद की जाती, जैसे कि पंजाब में हुआ है। आप एक बार सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी पेंशन आप क्यों नहीं बंद कर देते हो भाई। जो सरकार लड़ रहा है केंद्र पे, जो सरकार बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसकी आप पेंशन बंद कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति चुनाव लड़के जाता है उसकी पेंशन चालू है। सही है, ठीक है। ये 5 किलो गेहूं वाला फार्मूला नहीं चलेगा। मिश्रा जी, श्वेता जी फाइनल, अब इसके बाद नहीं कोई बोले। हाँ, देखिए भाई साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के संग वो है खिलवाड़ है, ये गलत बात है। देश की सुरक्षा मजबूत होगी। प्रत्येक बात जब युवा में राष्ट्र के प्रति प्रेम और देशभक्ति का जज्बा होगा, जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि जो सैनिक होता है वो रिटायर होके आता है, तो उसके बाद भी उसमें एक अलग से पता चलता है कि ये सैनिक है। तो वही जज्बा जगाना चाहते हैं मोदी जी। अब आप ना माने वो एक अलग बात है। और मैं एक उदाहरण छोटा सा बहुत देना चाहूंगी कि जो हमारा प्रोविंशियल सर्विसेज में जो लोग लगते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय से जिनकी भर्ती होती है, जब वो 30 से 35 साल तक जॉब कर लेते हैं, तब वो रिटायर होते हैं, तब भी उनको 12 से 15 लाख रुपए ही मिलते हैं भाई साहब। जीवन के 30-35 साल देने के बाद, तो अगर 4 साल में 22 साल के युवा को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये बुराई है या भलाई है? जरा ये भी देखिएगा। आप सिर्फ इसलिए विरोध ना करें, ये लालीपाप है, सिविल सर्विसेज के विरोध कर रहे हैं। आप अपना पक्ष बताएं। मैं मुद्दे के अतिरिक्त एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं बोल रही हूँ। और आप लोग तमाम इधर उधर सुबह ये पेंशन वेंशन, कोई भी 5 किलो गेहूं, और ये आज ये सब बात करने का विषय नहीं है भाई साहब। आपने पेंशन की बात कर दी, पेंशन की बात कर दी। अब आप ये बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए आप
सिर्फ जो है जो 4 साल में नौकरी दे रहे हैं आप, 4 साल, मैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। 4 साल की जो नौकरी है वो किस बेस दे रहे हैं, और उसके बाद उनमें जो है 75% उनको बाहर निकाल देंगे। 75% बाहर निकालने के बाद मात्र 25% को आप परमानेंट कर देंगे। आप बताइए, वो जो सेना के 25% कौन रिटायर्ड होंगे? बाहर निकालने के जो बाद सेना के रिटायर्ड वो लोग विरोध कर 25% रहे कौन हैं होंगे जो रुक सरकार की जाएंगे? नहीं, जो सेना के रिटायर्ड लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए कि सेना के रिटायर्ड लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको बुला के बातचीत करनी चाहिए, इस पे समीक्षा करनी चाहिए। ये केवल विपक्ष का विरोध नहीं है, ये सेना के जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने सेना में अपना पूरा जीवन गुजारा है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार उनकी रक्षा बात सुने विशेषज्ञ तक, और उस पर पुनर्विचार करे। रक्षा विशेषज्ञ उसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, 8 आपके साल कहने से से इसकी मच्छी नहीं जो हो जाएगी। लोग, जो नौजवान 8 साल से जो नौजवान जो है बेरोजगार हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए आप ये नौकरी निकालना चाहिए थे आपको। जो 8 साल से बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए निकालना चाहिए था ना भाई। जो 8 साल से आपने 21 से 17 साल आपने क्यों लिया? आप 40 साल बताइए, में 17 से 21 वर्ष क्यों रखा आपने? काश की 25 हांडी से बार 30 बार वर्ष नहीं क्यों नहीं चढ़ती रखा है। इसके 5 लिए, किलो गेहूं नौकरी एक के बार लिए? आप कामयाब हो बताइए, गया, दोबारा नहीं कामयाब होगी वो 25 स्कीम। से 30 वर्ष 5 आपको किलो रखना गेहूं चाहिए था बढ़ेंगे। इसके लिए। 4 साल बोल कर लेते। अपने आप माता बताइए, 4 साल उनके लिए होना चाहिए था, 25 से 30 वर्ष में आते हैं। पिता को देना, बताइए आप, और हर माता पिता इतना सक्षम नहीं 25 होता है से व्यवसाय मैंने प्रारंभ के लिए अपने चलिए चमड़े का सिक्का एक ही बार चलता है। एक बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, अगले दिन फिर मिलेंगे अगली बहस को लेकर, अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।